अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज यूनानी केयर एकेडमी की सेकंड डेमो क्लास है ये, जिसमें हम लोग सर्जरी पढ़ेंगे। ठीक है। तो सर्जरी में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज वो है इसोफेगस। ठीक है। तो सर्जरी किसी भी जब हम किसी भी ऑर्गन की सर्जरी पढ़ते हैं, सर्जरी का कोई भी टॉपिक होता है, तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक एनाटॉमी जाननी पड़ती है। ठीक है। तो देखिए, सर्जरी जो एक ऐसा टॉपिक है कि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। इस बार भी क्वेश्चन सर्जरी से पूछे हुए थे, बल्कि हर बार के कंपैरिजन में जैसे हर बार ये होता था कि ऑपरेशन के नाम पूछे जाते थे इसमें, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुछ बना दिया। लेकिन इस बार और भी ज्यादा उसे डिटेल किया गया था। इस बार के क्वेश्चन पेपर जो थे, उसके लिए आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि थोड़ा डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, और स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बस आपने लास्ट में उठाया और 2 महीने 3 महीने वाली प्रिपरेशन में नहीं काम बनेगा। ठीक है। तो जिन लोगों को भी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को भी है कि हाँ हमें कोचिंग करनी है, प्रिपरेशन करनी है, वो अभी से इसी पॉइंट से ही स्टार्ट हो जाइए। ठीक है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसोफेगस, इसकी हमें एनाटॉमी जाननी है। ठीक है। तो इसोफेगस जो होता है वो, इसको बोलते हैं मरी। ठीक है। मरी बोलते हैं इसे, यूनानी में इसका नाम होता है मरी। ठीक है। इसकी एनाटॉमी हम लोग पहले जान लेंगे। ये एक होलो मस्कुलर और ट्यूब होता है, सबको पता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? ये क्रिकॉइड कार्टिलेज जो होता है C6 वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ करता है? T12 जंक्शन पे। तो इसकी जो ये जो लेवल है, ये भी पूछा जाता है। T12 जंक्शन पे ये होता है। उसके बाद फिर ये जाके कहाँ पे, जो इसोफेग जो डायफ्राम होता है उसके थ्रू पियर्स करता है। ठीक है। ठीक है, उसके थ्रू ये पियर्स करता है। तो ये डायफ्राम के जो ओपनिंग होती है, वहां से एंटर करता है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि जो डायफ्राम होता है उसमें जो इसोफेगस होता है वो किस लेवल पे एंटर करता है। ठीक है। सॉरी, जो ये होता है ये इस पे जो डायफ्राम पे से जो ये इंटर करता है, ये T10 पे करता है। ठीक है। T12 पे करता है आर्क ऑफ एओर्टा। ठीक है। T10 पे ये जिसका लेवल है, ये इसका लेवल है C6 से लेके T12 तक इसोफेगस होता है। उसके बाद फिर ये स्टमक में जाके जुड़ जाता है। ठीक है। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज जहां से होता है वहां से स्टार्ट होता है। जो इसका अपर एंड होता है वो क्लोज किससे होता है? क्रीकोफेरेंजियस मसल होती है, जो कि अगर हम बात करें तो ये 18 सेंटीमीटर होती है। अपर इंसाइजर टीथ जो होते हैं वहां से होती है। जो लोअर एंड इसका होता है वो 40 सेंटीमीटर होता है अपर इंसाइजर टीथ से। तो अगर पूछ लिया, और लेकिन ईसोफेगस की देखिए, ये तो बताया कि अगर हम अपर इंसाइजर टीथ से इसकी लेंथ ले रहे हैं तो ये 40 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर हम ईसोफेगस की लेंथ की बात करें तो ईसोफेगस की लेंथ कितनी होती है? ईसोफेगस की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इसोफेगस की लेंथ भी 25 सेंटीमीटर होती है, स्टमक की लेंथ भी 25 सेंटीमीटर होती है, और जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट होता है उस उसकी भी जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है। उसके बाद ये जो होता है, ये पूरा होता है स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है उससे ये लाइंड होता है पूरी लेंथ। लेकिन बस जो इसकी लास्ट जो होती है, लास्ट वाली जो लेंथ होती है, वो कॉलमनर एपिथेलियम से लाइंड होती है। जो इसकी जो हमेशा जीआईटी में 4 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है जीआईटी में? सबसे बाहर होती है सिरोसा, सबसे अंदर होती है म्यूकोसा। ठीक है। मस्कुलरिस लेयर होती है, और कौन सी होती है? सब म्यूकोसा होती है। अगर हम इनर की बात करें तो इनर से आउटर कौन सी होती है? सबसे अंदर जो होती है वो होती है म्यूकोसा। अगर ये 4 लेयर है मान लीजिए, एक साइड पे अगर हम देखें, ये 4 लेयर हो गई। सबसे बाहर वाली कौन सी हो गई? सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, और इनर वाली होती है म्यूकोजल लेयर। लेकिन ईसोफेगस में, पूरे जीआईटी में लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन ईसोफेगस के अंदर सिरोसा जो होती है वो एब्सेंट होती है। इसके अंदर सिरोसा नहीं प्रेजेंट होता।
जो इसकी सब म्यूकोसा होती है इसोफेगस की, वो थिक होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है। ठीक है, पूरे एनाटॉमिकल जो इसकी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की जीआईटी के, तो जीआईटी में इसोफेगस ऐसा पार्ट है जहां पे सिरोसा नहीं होता, और रेक्टम जो होता है वहां पे भी सिरोसा नहीं होता। इसमें टू टाइप ऑफ मसल होती है, स्ट्रेटेड होती है और स्मूथ होती है। दो टाइप के इसमें एपिथेलियम भी होते हैं। और इसमें यही एक ऐसा पार्ट है जीआईटी का जिसमें बहुत थिनली जो होते हैं मीजनर्स प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें इसके पार्ट की, तो ये तीन पार्ट में होता है। सर्वाइकल इसोफेगस यानी जो उसमें सर्विक्स रीजन, सर्वाइकल रीजन में जो होता है। उसके बाद होता है थोरेसिक, जो थोरैक्स रीजन में होता है। और उसके अलावा नीचे का छोटा सा पार्ट जो एब्डोमिनल इसोफेगस होता है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का ये होता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो अपर ऑब्लिक थायरोफेरेंजियस मसल होती है, एक चीज होती है क्लियंस डेहिसेंस। क्लियंस डेहिसेंस, तो ये पूछ लिया जाता है कि क्लियंस डेहिसेंस होता क्या है। तो ये एक एनाटॉमिकल स्पेस है। हाँ। ठीक है, माइक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक स्पेस होता है। तो जो थायरोफेरेंजियस मसल होती है और हॉरिजॉन्टल क्राइकोफेरेंजियस मसल होती है, उसी के बीच का एक स्पेस होता है, गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये साइट होती है फेरेंजियल पाउच के अकरेंस की। ठीक है, तो इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी से, एसोफेजियल ब्रांच ऑफ एओर्टा से, गैस्ट्रिक आर्टरी से और इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से। तो जिसकी जो ब्लड सप्लाई वगैरह है वो हम लोग जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई। तो इसे बाकी एनाटॉमी हम छोड़ देते हैं, इस बाकी एनाटॉमी को हम लोग वहां पे पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें दो इंस्फिंक्टर होते हैं। इंस्फिंक्टर क्या होता है? इंस्फिंक्टर एक दरवाजे की तरह होता है, जो कि अगर जैसे कि अगर जब लोअर इसोफेजियल इंस्फिंक्टर होता है, तो जब क्या होता है कि जब हम किसी भी फूड को लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं हम, तो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर जो होता है वो ओपन हो जाता है। तो जो उसके बाद जो फूड होता है वो कहाँ से, इसके थ्रू होते हुए, इंस्फिंक्टर के थ्रू होते हुए इंस्फिंक्टर खुल जाता है और ये चला जाता है स्टमक में। ठीक है, ये होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन यहाँ पे। तो जो लोअर इसोफेजियल इंस्फिंक्टर होता है, एक होता है अपर इसोफेजियल इंस्फिंक्टर और एक होता है लोअर इसोफेजियल इंस्फिंक्टर। तो जो लोअर इसोफेजियल इंस्फिंक्टर होता है, ये यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ठीक है, हाई प्रेशर होता है यहाँ पे। ठीक है, जिसका जो रेस्टिंग प्रेशर होता है यहाँ पे 10 to 25 mmHg होता है। तो ये क्या प्रिवेंट करता है, इसकी वजह से, चूंकि हमें पता है कि जो हमारा स्टमक होता है वहां पे एसिड कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ये जो स्टमक होता है यहाँ पे HCl होता है, यहाँ पे एसिड कंटेंट ज्यादा होता है। तो ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जिसको एलओएस भी बोलते हैं, एलओएस जिसे बोलते हैं, तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। अगर यहाँ पे कोई दरवाजे नुमा स्ट्रक्चर ना होता, ये अगर स्फिंक्टर ना प्रेजेंट होता, जिस तो ये क्या होता, ये यहाँ से इसमें चला जाता है ना। तो जो जैसे होता है जब खट्टी डकार आती है जिसे बोलते हैं, तो क्या होता है, जो स्टमक का कंटेंट होता है वो यहाँ पे इसोफेगस से होते हुए माउथ में आ जाता है। ठीक है, तो वो चूंकि एसिडिक ऐसा में फील होता है, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स। तो ये इस कंडीशन में होता है जब इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है किसी वजह से क्लोज नहीं हुआ या कुछ ऐसी कंडीशन हुई, तब होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब फूड आ जाता है तो उसके बाद ये क्लोज हो जाता है, तो इस वजह से ये जो इसका रिफ्लक्स होता है इसमें नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो जब कभी भी जो, अगर कभी तो ऐसे होता है, नॉर्मली कभी हो गया है, लेकिन जो पैथोलॉजिकल रिफ्लक्स होते हैं, जिसको बोलते हैं गर्ड गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, वो कब देखने को मिलता है, जब जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी टोन डिक्रीज कर जाए, या जो इसका रिलैक्सेशन टाइम है, एक बहुत, जो इसमें जो इसका रिलैक्सेशन टाइम होता है बहुत ट्रांजिएंट होता है, बहुत छोटा सा होता है। क्योंकि जैसे हमने फूड लिया, जैसे मान लीजिए फूड हमने लिया, तो ये यहाँ पे रिलैक्स होगा, फूड इसके अंदर जाएगा और ये फौरन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इसका रिलैक्सेशन पीरियड जो है वो बढ़ जाए,
ठीक है, या फिर जो इसोफेगल का जो इसोफेगस का जो क्लियरेंस मैकेनिज्म है वो कम हो जाए, तो इन सारी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज देखने को मिलती है, जिसे गर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कंडीशन के बारे में। एक ये सिम्टम होता है डिस्फेजिया। लेकिन देखिए दो टर्म होता है, एक होता है डिस्फेजिया, एक होता है ऑर्डिनोफेजिया। डिस्फेजिया और ऑर्डिनोफेजिया में क्या डिफरेंस है? डिस्फेजिया होता है डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग। और ऑर्डिनोफेजिया क्या होता है? ऑर्डिनोफेजिया होता है पेनफुल सॉलोइंग। तो कभी अगर ऐसी टर्मिनोलॉजी पूछ लिया एक बार आई हुई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पेनफुल हो रहा है या तो उसे बोलेंगे ऑर्डिनोफेजिया, कभी से प्रॉब्लम हो रही है जैसे कि इंसान सॉलो करने की कोशिश कर रहा है, घूट रहा है, वो घूट नहीं पा रहा है, तब उसे बोलते हैं डिस्फेजिया। तो ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट हो सकता है कि कोई फॉरेन बॉडी है वहां पे आके फंस गई, या कोई एक्यूट इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। जैसे कि जब टॉन्सिलाइटिस होता है, टॉन्सिल्स जो होती है वो बढ़ जाती है, तो हमें पेनफुल सॉलोइंग होती है, ऑर्डिनोफेजिया होता है ना। तो या फिर कोई ये एक्यूट भी हो गया और या फिर क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट कब हम बोलते हैं? जब वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कम टाइम के लिए भी प्रेजेंट हुआ है, तो जब एक्यूट होता है तो वो एक्सटेंसिव भी होता है। और क्रॉनिक, जब कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई पुरानी प्रॉब्लम है, जैसे स्ट्रक्चर डेवलप कर गया है, यानी कि वहां पे नैरोइंग हो गई, या फिर कार्सिनोमा है। अक्सर क्या होता है कि जब कार्सिनोमा होता है उसके साथ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ ये एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो जो डिस्फेजिया के जो कॉज है, डिस्फेजिया के कॉज में एक आपसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के कई क्वेश्चन थे, तो देखिए आपसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन बनाया जा सकता है डिस्फेजिया के ताल्लुक से। डिस्फेजिया क्या होता है कि कभी कभी सॉलिड से डिस्फेजिया होता है ज्यादा, कभी कभी लिक्विड से डिस्फेजिया ज्यादा होता है। मतलब कभी एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हम कोई सॉलिड फूड ले रहे हैं उसकी वजह से डिस्फेजिया है, या फिर हम कोई लिक्विड ले रहे हैं यानी कि पानी ले रहे हैं या सेमी सॉलिड चीज ले रहे हैं तो डिस्फेजिया है। तो इस हिसाब से इसकी जो डायग्नोसिस बनती है वो अलग अलग बन जाती है। तो देखिए क्या होता है कि इसके दो मेन कॉज होते हैं, एक होता है एक्सेल्सिया कार्डिया, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सेल्सिया कार्डिया क्या होता है, या फिर कार्सिनोमा। उसके अलावा कोई फॉरेन बॉडी भी हो सकती है, कोई कोरोसिव कोई ले लिया, कोई अल्कली ले लिया तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर डेवलप कर गया वहां पे, या फिर कैंडिडा का इन्फेक्शन है, या फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, तो भी देखने को मिलता है। लेकिन जो मेन जो डायग्नोसिस वाले क्वेश्चन बन सकते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से, वो दो डिजीज से बन सकते हैं, एक है एक्सेल्सिया कार्डिया और एक है कार्सिनोमा इसोफेगस। तो देखिए एक्सेल्सिया कार्डिया क्या होता है कि एक्सेल्सिया कार्डिया की कंडीशन में ये जो इसोफेगस होगा वो स्पाज में होगा। ठीक है, तो जब ये स्पाज में होगा तो उस वजह से लिक्विड से ये ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सॉलिड जब लेंगे तो सॉलिड में एक मास होगा, तो वो उस पर प्रेशर डालेगा तो वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो डिस्पेजिया सॉलिड से ज्यादा देखने को मिलता है, उसका मोस्ट कॉमन कॉज होगा एक्सेल्सिया कार्डिया। ठीक है, अगर कार्सिनोमा इसोफेगस प्रेजेंट है कि कार्सिनोमा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जब वो पेशेंट कुछ खाने की कोशिश करेगा, सॉलो करने की कोशिश करेगा, तो चूंकि क्या है कि वहां पे कोई ट्यूमर है, वहां पे एक तो मास हो गया है, तो उस कंडीशन में जो रास्ता होगा बहुत ही नैरो होगा, तो वो लिक्विड ले पाएगा। ठीक है, लिक्विड ये ले पाएगा, लिक्विड से कम होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा। अगर कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा होगा तो क्या होगा कि ज्यादा प्रॉब्लम किससे होगी? लिक्विड से, सॉलिड से कम। और एक्सेल्सिया होगा अगर, एक्सेल्सिया अगर प्रेजेंट है, एक्सेल्सिया कार्डिया, तब उससे ज्यादा प्रॉब्लम किससे होगी? ठीक है,
तो देखिए अब आगे हम देखते हैं। तो ये हो गया डिस्फेजिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम इवोल्यूशन करते हैं इसका डिस्फेजिया का, तो हम प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, उसकी हेमाटोक्रिट कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा बेरियम सॉलो कराते हैं। तो ये उसके बाद ट्रीटमेंट इसका क्या किस पे डिपेंड करते हैं, ट्रीटमेंट हमेशा कॉज पे इसकी डिपेंड करेगा, अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसके आगे देखते हैं अगली अपनी डिजीज जो है। अब हम इसको देखते हैं अकेल्जिया कार्डिया को डिटेल से देखते हैं कि अकेल्जिया कार्डिया क्या होता है। अकेल्जिया कार्डिया जिसे मेगा इसोफेगस भी बोलते हैं, मेगा इसोफेगस। मेगा इसोफेगस इसमें होता क्या है, इसमें समझ लीजिए कि जो अभी हमने पढ़ा है कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे वो रिलैक्स नहीं करता, ठीक है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। तो जो लोअर इसोफेगस है ना, ये रिलैक्स नहीं करेगा। जब ये रिलैक्स नहीं करता तो इसमें क्या होगा, ठीक है। जब ये रिलैक्स ही नहीं किया तो क्या होगा कि रिलैक्स नहीं किया तो इस वजह से जो फूड होगा वो प्रॉपर कहाँ नहीं जा पाएगा। जब अगर ये जो हमारा इसोफेगस है, ये स्टमक है, ठीक है। तो इस सॉलिड फूड को यहाँ पे हमने कोई फूड लिया, अब इस फूड को यहाँ से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के थ्रू होते हुए स्टमक में आना चाहिए था। अब ये रिलैक्स ही नहीं किया, ये कंस्ट्रिक्ट ही रह गया। तो ये मोटर डिसऑर्डर है। इसोफेजियल स्मूथ मसल जो होती है उसका एक मोटर डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें वाले जो बैठ लोअर, रहे हैं, ऊपर बैठ रहे हैं। माइक आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, म्यूट रखिए। तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है इसोफेगस की, वहां पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, पेरिस्टालसिस किसे कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जीआईटी का एक अपना मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू जो फूड होता है, जो भी हमने कुछ खाया पिया है, वो आगे की तरफ पास ऑन करता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में जो ये बॉडी ऑफ इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होगा वो एब्सेंट होगा। इसमें होता क्या है कि जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं उसका लॉस होता है, वो नहीं प्रेजेंट होता। जो ऑर्बेक्स फ्लेक्सेस होते हैं लोअर इसोफेगस में, उसमें इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो कभी क्या होता है, ये तो हो गया प्राइमरी अकेल्जिया। कभी क्या हो सकता है कि सेकेंडरी अकेल्जिया प्रेजेंट हो, किसी डिजीज की वजह से हो। तो ये तो प्राइमरी अकेल्जिया हो गया। सेकेंडरी अकेल्जिया जो किसी डिजीज की वजह से होता है, वो होता है चागास डिजीज में, ठीक है। जो कि किससे होती है, ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई से होती है, ठीक है, चागास डिजीज। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मेगा इसोफेगस जो है वो किससे देखने को मिलता है। तो जो मेगा इसोफेगस या किसे बोलते हैं या कुछ, तो प्राइमरी अकेल्जिया कार्डिया दे दिया, उसके साथ आपको ऑप्शन में इसने चागास डिजीज भी दे दिया, तो चागास डिजीज से भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसका क्लिनिकल फीचर मेनली यही प्रेजेंट होगा कि डिस्फेजिया जो होगा दोनों से तो होगा, सॉलिड और लिक्विड ज्यादा से, लेकिन लिक्विड से ज्यादा होगा। क्यों लिक्विड से ज्यादा होगा, लिक्विड से इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि सॉलिड जब प्रेशर उस पर डालेगा, जब सॉलिड प्रेशर डालेगा तो वो थोड़ा खुल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। रिगर्जिटेशन किसको बोलते हैं कि जब इस जो जो खाया होगा वो वापस रिगर्जिटेट करेगा। क्योंकि क्यों रिगर्जिटेट करेगा, क्योंकि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉपर्ली स्टमक में नहीं आ पाएगा, ठीक है। और ये कॉमन होता है फीमेल में, मेल में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फीमेल में कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से एक कंडीशन होती है, जैसे कि ये तो हमने पढ़ा एकैल्जिया कार्डिया जो है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, जो हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, वो होता है बेरियम सॉलो। बेरियम सॉलो हम कराते हैं, ठीक है। इसमें अपीयरेंस कैसी देखने को मिलती है, बर्ड्स बीक अपीयरेंस, या फिर पेंसिल टिप अपीयरेंस। कैसी अपीयरेंस होती है, जैसे ये इसोफेगस है, अब यहाँ पे ये नैरोइंग बिल्कुल हो गई, बिल्कुल ये नैरो हो गया, तो ये पेंसिल पेंसिल की टिप जैसा दिख रहा है ना। या फिर जो चिड़िया की बीक होती है, उसकी चोंच जो होती है वो ऐसी दिखती है, बर्ड्स बीक अपीयरेंस।
ठीक है। उसी तरीके से एक और साइन होता है जो कि कार्सिनोमा इसोफेगस में देखने को मिलता है, रैट टेल अपीयरेंस। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी बुक में रैट टेल अपीयरेंस जो है, रैट टेल साइन, वो उसे अकैल्जिया कार्डिया में भी दे दिया है। लेकिन रैट टेल साइन जो होता है उसमें इरेगुलर फीलिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई ट्यूमर प्रेजेंट है, ऐसे कोई ट्यूमर प्रेजेंट है ना, मान लीजिए इसोफेगस है, अब यहाँ पे कोई ट्यूमर ऐसे प्रेजेंट हो गया, तो ट्यूमर ऐसे ऐसे फैला हुआ है। तो अब इस कंडीशन में ये जब बेरियम सोलो हम कराते हैं ना, तो इरेगुलर फिलिंग डिफेक्ट दिखाई देगा कि ये यहाँ पे, अब ये ट्यूमर यहाँ तक है तो यहाँ पे नहीं फिल होगा, यहाँ पे अब जो जो फूड आएगा, ये जो बेरियम जो हमने लिया, तो वो कैसे दिखाई देगा, ऐसे से इरेगुलर फिलिंग डिफेक्ट दिखाई देता है। तो रैट टेल साइन अगर स्पेसिफिक पूछा गया है कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन मौजूद है, तो आप हमेशा सीए इसोफेगस पे टिक करेंगे। ठीक है, इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट जो होता है, इसकी सर्जरी जो होती है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, हेलर्स मायोटोमी करते हैं। ठीक है। उसके अलावा फंडोप्लिकेशन किया जाता है रिफ्लक्स को रोकने के लिए, और न्यूमेटिक डायलेटेशन किया जाता है, इसको डायलेट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसका बेरियम सॉलो है, लेकिन अगर इसके गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है कि जो ज्यादा रेगुलर कराया जाता है, जो ज्यादा हो रहा है, कि सबसे इजी है, वो उसे करा लिया इजिली। दूसरा जो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि वो बिल्कुल डेफिनिट टेस्ट होता है, बिल्कुल कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, तो वो है इसका मैनोमेट्री, अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो। मैनोमेट्री है इसका गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जहां पे चूंकि जब अगर रिलैक्स नहीं कर रहा है, तो यानी कि हाई प्रेशर जोन में बना रहेगा, तो इसका जो हमने प्रेशर पढ़ा था, तो ये बहुत उससे एक्सीड कर जाएगा, 25 mm Hg से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना 10 to 15 होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एकैल्जिया कार्डिया के बारे में, जिसे बोलते हैं मेगा इसोफेगस। यहां तक समझ में आ गया। देखिए कभी कभी क्या एक कंडीशन होती है कि डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म होता है। डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म क्या होता है ये, इसमें क्या होता है कि इनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्चर होता है, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे इसोफेगस है तो कहीं यहाँ पे हो गया कंस्ट्रिक्शन, फिर सही है, फिर यहाँ पे हो गया, इस तरीके से करके। ठीक है, इसकी वजह से चेस्ट पेन होगा और डिस्फेजिया देखने को मिलता है। कॉमन ये कहाँ पे होता है, ये जैसे ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया प्रॉक्सिमल, ये हो गया डिस्टल, डिस्टल डिस्टल डी से दूर। तो ये जो डिस्टल वन, जो डिस्टल पार्ट होता है, डिस्टल 2/3 पार्ट, वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है ये। ठीक है, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म से बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट चलाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चलाते हैं, वैसोडाइलेटर डायलेटर चलाते हैं, या फिर इंडोस्कोपिक डायलेटेशन हम करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इससे भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं कहीं इसको GORD भी लिखते हैं और GERD भी लिखते हैं, क्योंकि कहीं कहीं इसोफेगस की जो डिफिनेशन होती है वो O से लिखी जाती है, कहीं E से लिखी जाती है, तो इसे GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक पैथोलॉजिकल रिफ्लक्स है जो स्टमक के जो कंटेंट है जब लोअर इसोफेगस में आ जाते हैं। ठीक है। तो इसमें इसके जो एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, जो चीज जैसे प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि अगर क्या होता है कि जो इंट्रा एब्डोमिनल लेंथ होती है, जैसे कि जब ये इसोफेगस है, अब ये इसोफेगस यहाँ पे, ये हो गया डायफ्राम। ठीक है, T10 लेवल पे इंटर किया, ये है T12। ठीक है।
तो अब ये यहाँ से इंटर किया। अब अगर ये जो लेंथ है इसकी, अभी हमने पढ़ा ना कि एब्डोमिनल जो इसोफेगस होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है इसको रिटर्न होने से, क्योंकि एक लेंथ है यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ये लेंथ कम हो जाए तो, इंट्रा एब्डोमिनल इसोफेगस की जो लेंथ है वो कम हो जाए तो जब वो लेंथ कम हो जाएगी तो इसके लिए इजी रहेगा रिफ्लक्स होना। या फिर जो ये जो एंगल होता है, एंगल ऑफ हिस, तो जो यहाँ पे इंटर करता है अगर वो अल्टर कर जाए एकदम, ये तो थोड़ा सा ऐसे डेविएटेड होता है, लेकिन अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा तो भी इजिली चला जाएगा। ठीक है। उसके अलावा लोअर इसोफेगस की जो टोन होती है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, उसकी टोन अगर वो रिलैक्स बिल्कुल पड़ा रहेगा तो भी क्या करेगा, ये इजिली ये चला जाएगा उसमें, गैस्ट्रिक कंटेंट जो है इसोफेगस में चला जाएगा। ठीक है। या फिर जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो अगर बढ़ जाए तो तब भी वो चला जाएगा। ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो है वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं होती। बाकी अल्कोहल है, स्मोकिंग है, तो ये सारे फैक्टर भी, स्ट्रेस है, स्ट्रेस में भी रिफ्लक्स देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें अब देखिए, हमें पता है कि जो इसोफेगस जो गैस्ट्रिक जो पीएच है वो बहुत ज्यादा होता है, वो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है। तो कभी क्या हो रहा है कि जो इसोफेगस का नॉर्मल पीएच होता है, इसोफेगस का जो पीएच होता है वो होता है 5 to 7। ठीक है। लेकिन जब स्टमक के कंटेंट जब भी इसोफेगस में जाने लगेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब वो इसोफेगस में जा रहे हैं तो यहाँ पे भी पीएच क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, पीएच कम हो जाएगा। क्योंकि जब पीएच कम होता है, कम पीएच यानी कि एसिडिक। ठीक है। तो जब यहाँ का इसोफेगस का पीएच अगर कम है तो ये पता चल जाएगा हमें कि इसे जो स्टमक में जो हाई एसिड कंटेंट है वो इसोफेगस में आ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें अगर जो इसका पीएच अगर है, अगर लेस देन 5 आ रहा है तो ये पैथोलॉजिकल है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, उसके अलावा इसमें एक ट्राइड देखने को मिलता है। तो ट्राइड जो होता है, इसका ट्राइड किसे बोलते हैं, जब भी तीन सिम्टम किसी चीज के दिखाई देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइड। तो ये हो गया ट्राइड ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राइड ऑफ जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, या इनमें से कौन से सिम्टम जो है वो ट्राइड कहलाते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या गर्ड के। तो इसमें एक तो हार्ट बर्न देखने को मिलता है। हार्ट बर्न किसे हम बोलते हैं, हार्ट बर्न हम बोलते हैं जब स्टर्नम बोन जो होती है उसके पीछे जब पेन होता है, रेट्रोस्टेलर पेन या फिर जलन जैसा महसूस होता है, उसे बोलते हैं हार्ट बर्न। उसके अलावा एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलता है। अच्छा। ठीक है। एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलता है। उसके अलावा रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है। ये तीन चीज देखने को मिलती है, हार्ट बर्न, एपिगैस्ट्रिक पेन और रिगर्जिटेशन। ठीक है। इसकी अगर हम फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि सबसे पहले क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो एंडोस्कोपी करा के देखते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इसके गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग कराते हैं। तो जब पीएच मॉनिटरिंग कराएंगे तो इसोफेगस का पीएच हमें कम मिलेगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज हो रही गई है। ठीक है। तो इसमें करते हैं रीजंस फंडोप्लिकेशन। ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसको फिक्स करते हैं ताकि ये जो रिफ्लक्स है वो नहीं होने पाए, तो उसे बोलते हैं रीजंस फंडोप्लिकेशन। ठीक है। तो इसमें जो है, जो इसका ट्रायड है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उसमें इसकी स्कोरिंग के लिए एक स्कोरिंग सिस्टम यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं डीमेसेटर स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है।
तो इसमें हार्ट बर्न कितना है, रिगर्जिटेशन कितना है, उसको 0 1 2 3 बिल्कुल अगर नहीं है, मिनिमल है, मॉडरेट है, सीवियर है, इस हिसाब से स्कोरिंग करते हैं इसकी। और रिगर्जिटेशन कितना है, डिस्फेजिया कितना है, उस हिसाब से इसकी स्कोरिंग की जाती है, उस हिसाब से इसकी सीवियरिटी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो निजल्स फंडोप्लिकेशन होता है, निजल्स फंडोप्लिकेशन, इसमें करते क्या है कि जो क्रस्ट ऑफ डायफ्राम है उसकी नैरोइंग करते हैं। उसके बाद जो पोस्टीरियर पार्ट होता है फंडस का, जो स्टमक है, स्टमक के जो पार्ट होते हैं, तो स्टमक का कौन कौन सा पार्ट होता है, कार्डियक पार्ट होता है और फंडस होता है, इसका फंडस हो गया, पाइलोरस पार्ट होता है। ठीक है, तो कार्डियक, फंडस और ये जो पाइलोरिक पार्ट होता है, जो फंडस होता है स्टमक का, उसको क्या करते हैं, उसको रैप कर देते हैं। जो इसोफेजल और इसोफेगस और गैस्ट्रिक जंक्शन जो होता है, उसी के राउंड फंडस के पार्ट को ऐसे रोटेट करके लपेट देते हैं, ताकि क्या हो जाए, ये अब जिसके कंटेंट है वो ऊपर ना जाने पाए। उसी को बोलते हैं निजल्स फंडोप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत डिटेल नहीं जानने की जरूरत है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, सफिशियंट है आपके लिए कि इसके सर्जरी का नाम। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसकी हार्निया की। ठीक है, इसोफेजियल हार्निया की बात करेंगे। हाइटस हार्निया, तो ये चूंकि कहाँ से होती है, ये डायफ्राम के थ्रू होती है, तो इसे डायफ्रैग्मेटिक हर्निया की हेडिंग में हम पढ़ते हैं। जो हाइटस हर्निया होती है वो मोस्ट कॉमन इसोफेजियल, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए, जब अगर हम बात करते हैं कि कंजेनाइटल की, तो अगर जो कंजेनाइटल होती है वो दो टाइप की होती है, मॉर्गेगनियन या फिर बॉशडेलेग। लेकिन जो एक्वायर्ड होती है, जिसको हाइटस हर्निया बोलते हैं, वो दो टाइप की होती है, स्लाइडिंग और रोलिंग। ठीक है, तो कंजेनाइटल की भी बात हम करेंगे। सबसे पहले जो कंजेनाइटल टाइप है, मॉर्गेगनियन और बॉशडेलेग। ठीक है, तो ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं रेट्रो स्टर्नल। रेट्रो कहाँ पे वर्ड हम यूज करते हैं, रेट्रो, रेट्रो हम वहां बोलते हैं जब कोई चीज पीछे की तरफ होती है, उसे बोलते हैं रेट्रो, रेट्रो स्टर्नल। ठीक है, तो स्टर्नम के पीछे ये होती है, ये एक स्पेस होता है, जो कि एक स्पेस होता है फोरामेन ऑफ मॉर्गेगनी, या इसी को बोलते हैं स्पेस ऑफ लैरी। ये प्रेजेंट होता है डायफ्राम में। ठीक है, तो अगर इस स्पेस को नॉर्मली क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन जब ये क्लोज नहीं होता, जो फोरामेन ऑफ मॉर्गेगनी, फोरामेन बोलते किसको है, फोरामेन बोलते किसी होल को है, तो फोरामेन ऑफ मॉर्गेगनी या फिर स्पेस ऑफ लैरी, उसी से इसका नाम पड़ा है मॉर्गेगनियन हर्निया। ठीक है, इसमें आर आ रहा है, मॉर्गेगनियन, तो इसको याद रखिएगा कि राइट साइड ज्यादा कॉमन है, राइट साइड ही होता है, तो राइट साइड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फोरामेन ऑफ मॉर्गेगनी, ये स्पेस ऑफ लैरी होता है कॉस्टो स्टर्नल ट्रायंगल पे। तो वहां से ये हर्निएट कर जाते हैं, जो एब्डोमेन के कंटेंट होते हैं वो ऊपर की तरफ हर्निएट कर जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे डायफ्राम है, अब डायफ्राम का जो स्पेस है, ये स्पेस ऑफ, जिसको बोल रहे हैं स्पेस ऑफ लैरी या फिर मॉर्गेगनी, स्पेस फोरामेन ऑफ मॉर्गेगनी, इसके थ्रू ही चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्यूडेनम है, उसके बाद ड्यूडेनम के बाद जिजनम है, इलियम है, और क्या है, सीकम है, कोलन है। तो ये कोलन वाला जो पार्ट होता है, ट्रांसवर्स कोलन यहाँ पे होता है, ट्रांसवर्स कोलन जब इसमें हर्निएट करके आ जाता है, तो ये सोचिए कि जो यहाँ पे जो लंग्स है, ठीक है, यहाँ पे लंग्स हैं, और ये ऊपर जब हर्निएट करके आएगा तो क्या करेगा, थोरैक्स का जो पार्ट है उसको ये ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, तो इसमें ट्रांसवर्स कोलन जो है उसका हर्निएशन हो जाता है।
उसके अलावा जो ये बॉस्डलैक होता है, बॉस्डलैक जो है, अगर हम बात करें कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्निया कौन सा है, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्निया, ये याद रखिएगा। कंजेनाइटल किसे हम बोलते हैं? कंजेनाइटल वो चीज होती है जो पैदाइशी प्रेजेंट हो। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्निया है। तो ये क्या होता है? ये फोरामेन होता है बॉस्डलैक। ये होता है पीछे की तरफ, वर्टिब्रो कॉस्टल। वर्टिब्री पीछे होती है, कॉस्टल किसे हम बोलते हैं? ठीक है, तो जो पीछे की तरफ जो स्पेस होता है, फोरामेन ऑफ बॉस्डलैक, या इसको बोलते हैं वर्टिब्रो कॉस्टल ट्रायंगल, या फिर इसी को बोलते हैं प्लूरोपेरिटोनियल स्पेस। तो अगर ये ओपनिंग खुली रह जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में ये देखने को मिलता है, इसमें क्या होगा कि जो एब्डोमेन के कंटेंट होंगे वो ऊपर की तरफ थोरैक्स में चले जाते हैं। ये किस साइड कॉमन होता है? ये ध्यान रखिए, इसमें एल आ रहा है, बोझ डला है कि ये लेफ्ट साइड कॉमन होता है, ये लेफ्ट साइड देखने को मिलता है। और ये पीछे की तरफ होता है, पोस्टीरियरली। तो जब क्या होगा इसमें कि इसमें जब वो हर्निएट करके जो इसोफेगस, जो एब्डोमेन के कंटेंट होते हैं, जब वो हर्निएट करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगी। लंग्स पूरा प्रॉपर डेवलप ही नहीं कर पाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा कि हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगा, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ट्राइड देखने को मिलेगा। क्योंकि लंग्स जो है उसका फंक्शन जो है कंप्रोमाइज कर जाएगा, तो इसमें देखने को मिलेगा रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा बच्चे में। और क्या देखने को मिलेगा? डेक्स्ट्रोकार्डिया देखने को मिलेगा। डेक्स्ट्रोकार्डिया किसे बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया हम बोलते हैं, हमें पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो किस साइड ज्यादा होता है, किस साइड टिल्टेड होता है? लेफ्ट साइड होता है ना। तो जब लेफ्ट साइड हार्निया हो रखा है, जो एब्डोमेन के कंटेंट है वो थोरैक्स में पहुंच गए हैं, तो वहां पे उस स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे, तो जो हार्ट होगा वो दूसरे साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। और जो एब्डोमेन होगा, चूंकि जो इंटेस्टाइन है वो एब्डोमेन में ना होके थोरैक्स में पहुंची हुई है, तो एब्डोमेन क्या होगा? स्केफॉइड शेप का हो जाएगा, स्केफॉइड एब्डोमेन। तो ये है ट्रायड ऑफ हार्निया, बोस्डलाइक हार्निया का ये ट्रायड है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे जो एक्वायर्ड हार्निया होती है। और जब हम इसका एक्सरे कराते हैं ना, तो हमें लेफ्ट साइड पूरा जो इंटेस्टाइन होगी वो पहुंची रहेगी, तो पूरा एक्सरे में दिखाई भी देता है। अब हम पढ़ेंगे हाइटस हर्निया। ठीक है, हाइटस हर्निया किसे बोलते हैं? जो कि एक्वायर्ड होती है। ठीक है, एक्वायर्ड उसे बोलते हैं जो बर्थ के बाद में हुई हो किसी वजह से। ठीक है, तो उसमें दो टाइप की होती है, एक होती है स्लाइडिंग, एक होती है रोलिंग। स्लाइडिंग वाली ही ज्यादा कॉमन है, 85% होती है। ठीक है, स्लाइडिंग हर्निया होता क्या है? स्लाइडिंग हर्निया में ये एसोसिएटेड होती है इस शॉर्ट इसोफेगस से। इसमें होता क्या है कि जो इसोफेजियल और गैस्ट्रिक जंक्शन है वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है। तो जब ये ऊपर की तरफ रहेगा तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें देखने को मिलता है रिफ्लक्स। ठीक है, रिफ्लक्स इसमें देखने को मिलता है, रिफ्लक्स होगा। जब रिफ्लक्स होगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? जब बार बार एसिड जो कंटेंट है वो इसोफेगस पे आ रहे हैं, तो इसोफेजाइटिस देखने को मिलेगा। आइटिस हम कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे किसी चीज का इन्फ्लेमेशन हो। तो इसोफेगस का इन्फ्लेमेशन होगा, उसे बोलेंगे इसोफेजाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि स्लाइडिंग हर्निया, ये स्लाइड करके जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है ये स्लाइड करके ऊपर की तरफ चला गया है, ये इसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन। तो ये स्लाइडिंग टाइप ऑफ हर्निया ज्यादा देखने को मिलता है, रिफ्लक्स के साथ एसोसिएटेड होता है ये। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है रोलिंग हर्निया। जो रोलिंग हर्निया होता है ये लेस कॉमन है। इसमें क्या होता है कि जो जंक्शन है वो तो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, नॉर्मल लेवल पे होता है, लेकिन क्या होता है इसमें रोलिंग होती है। ये वाला पार्ट ऐसे रोल करके, ठीक है।
तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? इसमें डिस्फेजिया देखने को मिलता है लेकिन रिफ्लक्स नहीं होता। लेकिन इसमें इस पार्ट में यहाँ पे अक्सर क्या कर सकता है, ये पार्ट स्ट्रैंगुलेट कर सकता है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, स्ट्रैंगुलेट कर जाए, ये फंस जाए जाके, स्ट्रैंगुलेशन इसमें ज्यादा देखने को मिलता है, ब्लड सप्लाई यहाँ की रुक जाए। तो इसमें ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। स्लाइडिंग हर्निया में अगर सिम्टोमेटिक केस है तभी हम ट्रीट करेंगे, रोलिंग हर्निया में हमें ट्रीटमेंट जो होता है वो कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। एक ट्रायड होता है जो कि हर्निया के साथ, देखिए सर्जरी में आपको ट्रायड बहुत मिलेंगे। एक ट्रायड होता है जो कि हाइटस हर्निया के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, जिसे बोलते हैं सेंस ट्रायड। सेंस ट्रायड में क्या देखने को मिलेगा? सेंस ट्रायड में देखने को मिलता है हाइटस हर्निया, उसके अलावा डायवर्टिकुलोसिस। डायवर्टिकुलोसिस क्या है हम लोग पढ़ेंगे आगे, डायवर्टिकुलम पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। डायवर्टिकुलोसिस मतलब तीन चीज होगी जिसे बोलते हैं सेंस ट्रायड, और उसके अलावा गाल स्टोन। इसको बोलते हैं सेंस ट्रायड। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है इसोफेगस की, वो है बैरेट्स इसोफेगस। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बैरेट्स इसोफेगस? बैरेट्स इसोफेगस क्या है कि एक मेटाप्लास्टिक चेंज होता है। मेटाप्लेजिया किसे बोलते हैं? मेटाप्लेजिया हम बोलते हैं कि जब सेल का टाइप चेंज हो जाए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्क्वैमस कॉलुमनर जंक्शन होता है, जो स्क्वैमस, जहां पे स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम इसोफेगस की चेंज होके कॉलुमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाए, तो लोअर पार्ट में क्या हो कि जहां पे स्क्वैमस को प्रेजेंट होना चाहिए, स्क्वैमस एपिथेलियम में वो सेल टाइप चेंज होके कॉलुमनर एपिथेलियम हो गया है, तो उसे बोलते हैं बैरेट्स इसोफेगस। इसका मेन कॉज क्या होता है? इसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। क्या होता है कि देखिए, जब बार बार जो होगा एसिड कंटेंट बार बार जब इसोफेगस में आएगा, तो जब किसी भी जगह पे बॉडी का ये होता ही है कि जब किसी भी जगह पे बार बार कोई चीज कंटिन्यू इरिटेशन बना रहता है, तो वहां पे जो सेल टाइप होता है वो चेंज होता है। ठीक है। तो जब सेल टाइप चेंज होता है उसी को बोलते हैं, उसी कंडीशन को आप लोगों ने पढ़ा होगा पैथोलॉजी में, मेटाप्लेजिया बोलते हैं उसे, कि सेल का अपना टाइप चेंज हो रहा है, दैट इज मेटाप्लेजिया। तो इसलिए इसमें ये क्या होती है, मेटाप्लास्टिक कंडीशन होती है, और ये प्री कैंसरस भी है। ठीक है। ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है मैलिग्नेंसी के लिए, उसे बोलते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, जिसकी वजह से एडिनोकार्सिनोमा डेवलप कर सकता है। इसको बैरेट सिंड्रोम भी बोलते हैं, कॉलुमनर एपिथेलियम लाइंड लोअर इसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एकदम जो लोअर पार्ट होता है वहां पे सिर्फ कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन क्या होगा जब ये पार्ट कॉलमनर एपिथेलियम जो होगी बढ़ के और ऊपर की तरफ आ जाएगी, इसको इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी बोलते हैं। इसमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाता है, जो लोअर इसोफेगस की सेल है वो अपना सेल टाइप चेंज कर रही है, तो उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। ठीक है। तो इसमें ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सेल टाइप कौन सी सेल में चेंज हो रही है, तो स्क्वैमस जो है वो चेंज हो रही है कॉलमनर में। ठीक है। जो स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन है, अगर यहाँ पे तक मान लीजिए स्क्वेमस थी और यहाँ पे कॉलमनर थी, ठीक है, यहाँ पे कॉलमनर थी, ये जो जंक्शन हुआ वो कौन सा जंक्शन हुआ? स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन। अब ये डिस्प्लेस होके और ऊपर की तरफ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ तक आ गई कॉलमनर। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि प्रॉक्सिमली डिस्प्लेस्ड कर गया स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन। ठीक है। तो जो गॉबलेट सेल यहाँ नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, अब ये गॉबलेट सेल यहाँ प्रेजेंट रहेगी। ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये इंडोस्कोपी से हम कराएंगे, देखेंगे तो ये विजिबल दिखाई देगी।
इसको बोलते हैं बैरेट्स इसोफेगस। तो अगर जो मेटाप्लेजिया है उसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तब इसे लॉन्ग सेगमेंट बैरेट्स इसोफेगस बोलते हैं। अगर ये लेंथ इसकी 3 सेंटीमीटर से कम है तो शॉर्ट सेगमेंट बैरेट्स इसोफेगस बोलते हैं। इसमें फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे? इसमें जो वही जो रिफ्लक्स के फीचर है वो देखने को मिलेंगे, इसके साथ डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। ये मेल में ज्यादा कॉमन हो सकता है। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? अभी मैंने बताया कि ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, तो ये आगे जाके एडिनोकार्सिनोमा में डेवलप कर सकता है। प्री मैलिग्नेंट है। एडिनोकार्सिनोमा के रिस्क को ये बढ़ा देता है। उसके अलावा इसमें अल्सरेशन हो सकता है, स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है जिसे बैरेट्स अल्सर भी बोलते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है। एडिनोकार्सिनोमा तो कॉमन है ही है। ठीक है, तो जो बैरेट्स अल्सर बन जाता है, तो जब कॉलमनर एपिथेलियम जो है वहां पे अल्सर बन गया, तो उसको ब्लीडिंग का चांस हो सकता है, परफोरेशन का चांस हो सकता है उसमें। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, बोर हैव सिंड्रोम। बोर हैव सिंड्रोम। बोर हैव सिंड्रोम क्या होता है कि बोर हैव सिंड्रोम में कब जो इसको दो चीज होती है, एक होता है बोर हैव सिंड्रोम, एक होता है मैलरी वीज टीयर। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि इसोफेगस जो होता है वो रप्चर कर जाता है। तो जब मोस्टली ये कब होता है? जब फोर्सफुल वोमिटिंग हो रही है और ग्लॉटिस जो है वो क्लोज्ड है, तो एक बहुत तेजी से प्रेशर डेवलप करेगा। जो क्राइकोफेरिंग्स है और पाइलोरस है वो बंद है। तो क्या होगा कि जो प्रेशर होगा बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से प्रेशर जो होगा इसोफेगस में बढ़ेगा, जिसकी वजह से ट्रॉमा होगा और इसोफेगस जो है वो ये कर जाएगा रप्चर। जब इसोफेगस रप्चर कर जाएगा तो जो कंटेंट होंगे वो लीकेज हो जाएगा उसका मीडियास्टम में। मीडियास्टम हम लोग जानते हैं क्या होता है। मीडियास्टम एक स्पेस होता है थोरैक्स में, तो उस पे वो मीडियास्टम में जाके लीकेज हो जाएगा। तो वहां पे एयर वगैरह जो होगी वो मीडियास्टम में फैल जाएगी। तो कंडीशन होगी जिसे बोलेंगे न्यूमो मीडियास्टम। न्यूमो हम किसे बोलते हैं? एयर को बोलते हैं, तो न्यूमो मीडियास्टम उसे बोलेंगे। जो ये टीयर होता है ये वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वर्टिकल होता है। ऐसे वर्टिकल टीयर पड़ेगा। इसकी जो लेंथ हो सकती है वो 1 to 4 सेंटीमीटर लेंथ हो सकती है। फुल थिकनेस होगा, कंप्लीट होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लेयर रप्चर की कोई लेयर नहीं रप्चर की, कंप्लीट ये टीयर होता है। और ज्यादातर कहाँ होता है ये? जो लेफ्ट साइड पोस्टीरियर लेटरल जंक्शन होता है, यानी लेफ्ट डायफ्राम डायफ्रैग्मेटिक क्रस्ट जो होता है उसके पास, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस के पास। ठीक है, तो ये होता है बोर हैव सिंड्रोम। तो जब बोर हैव सिंड्रोम हो गया, रप्चर कर गया इसोफेगस जो है, बिल्कुल रप्चर करके उसके जो कंटेंट वगैरह है वो लीक कर गए हैं मीडियास्टम में, तो वहां पे क्रंचिंग प्रोड्यूस होगी। जो कि क्या होता है? क्रंचिंग क्या होता है कि रैस्पिंग साउंड होता है। उसको बोलते हैं हम्मान साइन। हम्मान साइन। अभी आगे इसी से मिलता जुलता एक साइन हम लोग और पढ़ेंगे डीबीटी में, तो वो होता है लेकिन होमान साइन। इसी बता रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए। होमान साइन जो है वो डीबीटी में देखने को मिलता है, और हम्मान साइन किस में देखने को मिलता है? बोरॉग सिंड्रोम में देखने को मिलता है। तो ये क्रंचिंग साउंड होगा, रैस्पिंग साउंड होगा जो कि प्रेजेंट होगा। और वी साइन, जब चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो वी साइन देखने को मिलेगा, वी साइन ऑफ नेक्लेरियो। इसमें भी एक ट्रायड देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं मैकलर्स ट्रायड। मैकलर्स ट्रायड क्या होता है? मैकलर्स ट्रायड, इसमें वॉमिटिंग होगी, चेस्ट पेन और सबक्यूटेनियस इम्फाइजिमा। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट सर्जरी होती है। उसके अलावा जिससे मिलता जुलता एक और चीज है, मैलरी वीज टीयर सिंड्रोम जिसे बोलते हैं।
मैलरी वीज टीयर या फिर मैलरी वीज सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें पार्शियल थिकनेस टीयर होता है, मतलब कि पूरी तरीके से टीयर नहीं हुआ है। इसोफेगस में म्यूकोसा इन्वॉल्व हो गई, सब म्यूकोसा इन्वॉल्व हो गई। जो मस्कुलरिस लेयर थी, सिरोसा तो इसमें एब्सेंट ही है, जो मस्कुलरिस लेयर है उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के नीचे होता है, ऊपर नहीं होता। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के नीचे होता है। सिर्फ 10% केसेस में टीयर्स होता है, इसोफेगस में होता है, बाकी ये 90% केसेस में ये जो क्या होता है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के नीचे होता है ये। इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग अगर हो रही है किसी को भी, आप देखते हैं अगर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो वॉमिटिंग होती है उसमें म्यूकस के साथ ब्लड मिक्स्ड कभी कभी आ जाता है। तो इवन सीरियस होता है कि विगरस वॉमिटिंग हो रही है तो म्यूकस में टीयर आ जाएगा। तो ये हेमाटोमेसिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है कि ब्लड मिक्स आ जाए। तो उसमें क्या होगा कि चूंकि वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग होती है तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा टीयर आ गया। तो अल्कोहलिक पेशेंट वगैरह में देखने को मिलता है। तो इसमें ट्रीटमेंट जो होता है यूजली कंजर्वेटिव होता है, सर्जरी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये याद रखिएगा कि मैलरी वीज टीयर जो है वो पार्शियल थिकनेस टीयर है, और सिर्फ ये 10% केसेस में इसोफेगस में होता है, बाकी ये गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के नीचे होता है। ठीक है। उसके अलावा इसोफेगस के कुछ और भी कंडीशन है, जैसे कि एक कंडीशन होती है डिस्फेजिया लोसूरिया। ठीक है, डिस्फेजिया लूसोरिया जो है इसको हम लोग एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि किसी, ये कहीं जैसे इसोफेगस का कंस्ट्रिक्शन हो जा रहा है किसी वजह से, जैसे कि कोई एबरेंट वेसल है जैसे कि राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो अगर कोई किसी वजह से उस पर प्रेशर आ रहा है, इसोफेगस पे कोई प्रेशर आ रहा है, तो डिस्फेजिया लूसोरिया उसे बोलते हैं। इस प्रकार ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसको कंप्लीटली एक्सीजन करके इसकी री एनास्टोमोसिस करते हैं। एनास्टोमोसिस हम किसे बोलते हैं, एनास्टोमोसिस हम उसे बोलते हैं जैसे दो पार्ट को, ये कोई दो पार्ट है, इसको यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया और दोनों को जोड़ दिया, इसे बोलते हैं एनास्टोमोसिस। उसके अलावा एक कंडीशन होती है शैट्स की रिंग्स। ठीक है, शैट्स की रिंग क्या होती है कि ये सेमी सर्कुलर प्रोट्रूजन होता है, लोअर इसोफेजियल जो म्यूकोसा होता है उसका क्या कर जाए, सेमी सर्कुलर प्रोट्रूजन हो जाए। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, जो इसोफेजियो गैस्ट्रिक जंक्शन होता है, जहाँ पे इसोफेगस और जो स्टमक है मिल रहे हैं, स्क्वैमस कॉलर जंक्शन, उसी के जस्ट एबव होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि मसल नहीं इन्वॉल्व होती, ऐसे जो रिंग्स के लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें मसल नहीं इन्वॉल्व होती, इसमें सिर्फ म्यूकोसा और सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शैड्स की रिंग्स। ये सिमेट्रिकल सब म्यूकोसल थिकनिंग होती है, ये हाइटस हर्निया के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। इसमें क्या होगा कि नॉन प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। नॉन प्रोग्रेसिव यानी ऐसा नहीं है कि बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, डिस्फेजिया प्रेजेंट है। ये एक बिनाइन कंडीशन होती है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई मेलिग्नेंसी का चांस नहीं होता, बिनाइन कंडीशन होती है, इसमें बैलून डायलिटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा था पूरा, उसके बाद जो कंडीशन है कार्सिनोमा इसोफेगस, तो कार्सिनोमा इसोफेगस भी हम देख लेते हैं। कार्सिनोमा इसोफेगस जो है वो 6 मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट जो है, अगर एक तो ऐसा पेशेंट है जो अपने 40s या 50s में है, और मेल पेशेंट है, ज्यादातर मेल को देखने को मिलता है, मेल पेशेंट है, डिस्फेजिया के साथ प्रेजेंट है, एडवांस एज है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें जरूर रूल आउट करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहला तो चीज यही देखते हैं जो अभी मैंने बताया, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अकेल्जिया कार्डिया किसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, डिस्फेजिया, वो मैंने आपको बताया। तो क्या होगा इसमें, इसमें हम मैंने क्या बताया था आपको कि जब वो देखेंगे डिस्फेजिया,
तो डिस्फेजिया जो एक्लेजिया कार्डिया में है और इसमें दोनों अलग अलग देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि डिस्फेजिया जो एक्लेजिया कार्डिया में होता है सॉलिड और लिक्विड दोनों से होता है, लेकिन लिक्विड से ज्यादा देखने को मिलता है, सॉलिड से कम देखने को मिलेगा क्योंकि वो प्रेशर बनाएगा तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होगा, चूंकि स्पेस कम रहेगा तो सॉलिड नहीं पास कर पाएगा, लिक्विड फिर भी पास कर जाता है। तो सीए इसोफेगस में हमेशा डिस्फेजिया किससे ज्यादा देखने को मिलेगा, सॉलिड से देखने को मिलेगा, इसमें नहीं कंफ्यूज होइएगा। डिस्फेजिया किससे है, सॉलिड से ज्यादा होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा, लिक्विड से भी होगा लेकिन लिक्विड से कम होगा। ठीक है, तो ये मिडिल जो 1/3 होता है उसमें ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है ये। इसका जो स्प्रेड होता है, ये स्प्रेड जो इसका होता है तेजी से होता है। क्यों इसका स्प्रेड तेजी से होता है, क्योंकि इसमें सिरोसा लेयर एब्सेंट होती है, इसलिए डायरेक्ट स्प्रेड जो होता है तेजी से करता है। उसके अलावा परफोरेट भी कर सकता है, मीडियास्टिनाइटिस भी कॉज कर सकता है ये, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ होगी, इसमें प्रेजेंट होगी। उसके अलावा मेलेना प्रेजेंट होगा, एनोरेक्सिया होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, ये जो कार्सिनोमा में देखने को मिलता है, कैचेक्सिया होगा, बैक पेन देखने को मिलेगा जब नोडल स्प्रेड हो जाएगा। और मेल टू फीमेल रेशियो जो है ये ज्यादा है, एडिनोकार्सिनोमा ज्यादा देखने को मिलता है और मेल में भी ज्यादा देखने को मिलता है ये। उसी तरीके से आप लोग याद रखिएगा, एक्लेजिया कार्डिया फीमेल में ज्यादा है, लेकिन जो कार्सिनोमा ईसोफेगस है वो मेल में ज्यादा है। तो अक्सर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी किसी चीज को लेके पूछ लेता है कि ये चीज किसमें ज्यादा कॉमन है, मेल में कॉमन है फीमेल में ज्यादा कॉमन है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि प्री मेलिग्नेंट होती है, जैसे एक चीज होती है प्लमर विंसन सिंड्रोम हो गया, अगर किसी को एक्लेजिया बहुत टाइम से क्रॉनिक एक्लेजिया प्रेजेंट है तो वो भी प्री मेलिग्नेंट है, हाइटस हार्निया है, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस है, बैरेट्स एसोफेगस है। तो ये सारी कंडीशन क्या है, प्री मेलिग्नेंट है, ये मेलिग्नेंसी के लिए डिस्पोजिंग फैक्टर है। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर ये हुआ प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा, जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता जाएगा उसी तरीके से डिस्फेजिया बढ़ता जाएगा, कि पहले सबसे पहले स्टार्ट होगा कि सॉलिड से ज्यादा डिस्फेजिया होगा, लिक्विड से कम होगा, बाद में जाके ये सेमी सॉलिड से भी डेवलप कर जाएगा और लिक्विड से भी डेवलप कर जाएगा और तेजी से वेट लॉस होता रहेगा। और जब हम बेरियम सॉलो कराते हैं तो इररेगुलर फीलिंग दिखाई देगी, क्योंकि जहां पे अभी मैंने बताया था ना कि जहां पे अब ट्यूमर मान लीजिए आया, पूरा ट्यूमर फैल चुका है, तो जब ये बेरियम सॉलो कराएंगे तो इररेगुलर फीलिंग दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूप्लाज्म ऑफ एसोफेगस के बारे में। और अगर हम बिनाइन न्यूप्लाज्म की बात करें तो लियोमायोमा जो होता है वो मोस्ट कॉमन है। तो ये हमारा था एसोफेगस के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो।